हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराना चाहूँगा जहाँ से हम डीआई का बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा है, उसके अंदर डीआई है क्या उसके बारे में आपकी थोड़ी सी मैंने थिंकिंग डेवलप की है और वो ज़रूरी भी थी। ठीक है, अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर जिनके अंदर हमें जस्ट पिकिंग अप द डाटा, जस्ट डाटा को पिक करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कभी कभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो इजी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जी, इतनी ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, डीआई की थोड़ी सी आदत लगेगी, फिर आगे और भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और ये कंसेप्ट लेक्चर के अंदर जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपने मेरे साथ करने हैं, क्योंकि वहां पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा रहा होता। क्वेश्चन सोल्व करवाने से कभी भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करवाने के साथ साथ आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो भी डेवलप हो रहा होता है, कैसे सोचना है। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी आपको पता लगती हैं जो जरूरी हैं। क्लियर है? तो अगर आपने खुद से डीआई के क्वेश्चन करने हैं तो इसके अलावा एक्सरसाइजेज हैं डीआई के क्वेश्चंस की, तो वो आप कर लेना। कंसेप्ट लेक्चर के क्वेश्चंस मेरे साथ करना। ठीक है, और जैसा कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि सबसे जरूरी काम या फिर सबसे पहला स्टेप जो डीआई के अंदर है वो है डेटा को इंटरप्रेट करना, डेटा को समझना। इसीलिए जब भी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने आ गई, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई भी डीआई का सेट करेंगे, एक सेट के अंदर 5, 4, 3 जितने भी क्वेश्चन है, सीधा आपके सामने क्वेश्चन नहीं आएगा, उस सेट का डेटा आपके सामने आएगा। आपने करना क्या है, जैसा हमें एग्जाम में करना चाहिए वैसा ही हम यहां पर करेंगे, तभी हमारी हैबिट बनेगी। तो आपने पॉज करना है और डेटा को प्यार से समझना है। यहां पर सीखने में जल्दबाजी करोगे तो एग्जाम में कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्या है कि हमने डेटा को समझना हमेशा शांति से है। स्टार्टिंग में अगर हम डेटा को शांति से समझने में 40 सेकंड लगाते हैं तो बाद में 30 सेकंड लगाने लगेंगे, बाद में 25 सेकंड लगाने लगेंगे। लेकिन पहले दिन ही हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लगाएंगे 25 सेकंड ही डेटा को समझने में। पहले दिन समझ रहे हैं 60%, फिर बाद में समझने लगेंगे 70%, कि डेटा को पहले कम समझ रहे हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, फिर डेटा को ज़्यादा समझने लगे, फिर 80% समझने लगे, फिर एंड में 100% समझने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझना आपको हर एक क्वेश्चन 100% ही समझना पड़ेगा, 100%। ठीक है, अच्छे से समझ के अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा, सिर्फ डीआई ही नहीं बाकी क्वांट का। स्टार्टिंग में किसी भी क्वेश्चन को करोगे, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को करोगे, अच्छे से समझकर उसे करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे वो टाइम कम होगा। स्टार्टिंग से आप टाइम का टारगेट मैच नहीं कर सकते, और जो भी मैच करेगा उसको नुकसान होगा एग्जाम में। तो समझ गए ये सोच? तो आराम से डेटा को समझना है। डेटा को मतलब रटना नहीं है कि भाई ये चीजें हम रटेंगे, नहीं। एक बार हमें समझ में आ जाए कि हमें गिवन क्या है, बस हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। और ये जो डीआई है इसका कंसेप्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले इसकी पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लो। वैसे तो आपको हर एक क्वेश्चन के साथ देखो, जैसे कि यहाँ पर डेटा दिख रहा है, ऐसे डेटा दिखेगा, लेकिन कभी कभी अगर मजबूरी में डेटा को ऐसे छोटा करना पड़ जाए, एक या दो क्वेश्चन में ही होगा, ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर नहीं होगा ये। ठीक है, तो छोटा करना पड़ जाए और आपको देखने में प्रॉब्लम हो तो उस वक्त आपका जो पीडीएफ का प्रिंट आउट है वो काम आ जाएगा। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन के साथ आपको डेटा दिखाया गया है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करेंगे। पहले ही बता देता हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, कि जब भी डीआई का सेट स्टार्ट होगा आप डेटा को समझोगे, उसके बाद मैं भी आपको डेटा को समझाऊंगा, उसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो या फिर सुनते रहना यार। पढ़ाई में अगर आप ये टाइम इन्वेस्ट करोगे कभी वेस्ट नहीं होगा। देन उसके बाद हर एक क्वेश्चन को हम आराम से समझेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। मेरे बताने से पहले आप खुद ट्राई करोगे और फिर मेरी बात भी सुनोगे। ठीक है, सारी बेसिक से आपने क्वेश्चन को कर लिया हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टडी द टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है भाई, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ऑफ 5 डिफरेंट सिटीज। ठीक है भाई, 5 अलग अलग शहर हैं, उनका हर महीने के पहले दिन रिकॉर्ड किया गया मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बता रखा है। जैसे कि अगर मैं सिडनी की बात करूं तो सिडनी का मैक्सिमम टेम्परेचर नवंबर के महीने में 11 डिग्री सेल्सियस था। या फिर अगर मैं बात करूं कि ये जो 45 डिग्री सेल्सियस है, नवंबर के महीने में 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर था काबुल के अंदर।
मतलब हमें डेटा रीड करना आ गया है और हमें पता है कि अलग अलग महीने का मैक्सिमम और मिनिमम, अलग अलग महीने के पहले दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया है। ठीक है, हम कहीं से भी टेबल से उठा सकते हैं, अलग अलग शहरों का दिया है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ओंटारियो ऑन 1 नवंबर। दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ओंटारियो ऑन 1 नवंबर, तो ओंटारियो का मैक्सिमम टेम्परेचर 1 नवंबर वाले दिन कितना है, 4। तो किन किन चीजों के बीच में डिफरेंस बताना है, एक तो 4, आगे पढ़ते हैं। एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ भुज ऑन 1 जनवरी, भुज का मिनिमम टेम्परेचर 1 जनवरी को यानी कि -7। तो -7 और 4 के बीच में डिफरेंस बताना है, जो कि है ऑप्शन ई यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस। इजीली सॉल्वेबल। कभी कभी स्टूडेंट ए को मार्क कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। -7 और 4 के बीच में कितना गैप है, देखो मेरे भाई, -7 जो है वो 0 से 7 इधर होएगा और 4 जो है वो 0 से 4 इधर होएगा। तो इन दोनों जगह के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों जगह के बीच में गैप हो जाएगा 11 का। समझ में आ गई बात। एक -7 है, एक 4 है। और अदरवाइज दो चीज़ों के बीच में जब डिफरेंस निकालते हैं तो 5 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, आप घटा देते हो ना कि 5 में से 2 गए 3। सिमिलरली -7 और 4 के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो घटा दो, -7 -4 11, या फिर 4 में से घटा दो, 4 में से -7 को घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 और 4 11। अगर नॉर्मली अपनी कन्वेंशनल चीज़ फॉलो कर लोगे तो भी डिफरेंस आ गया 11 का। -7 और -4 -11 होता है, लेकिन हमने तो सिर्फ डिफरेंस देखना है, साइन नहीं। ठीक है। इन विच मंथ रिस्पेक्टिवली द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ काबुल इज सेकंड हाईएस्ट, कौन से महीने में काबुल का मैक्सिमम टेम्परेचर सेकंड हाईएस्ट है। देखो, काबुल का मैक्सिमम टेम्परेचर हाईएस्ट कब है, हाईएस्ट है ये नवंबर में, लेकिन हमें चाहिए सेकंड हाईएस्ट। तो सेकंड हाईएस्ट कब है, ये 37 डिग्री सेकंड हाईएस्ट। ये कब है, अक्टूबर में। तो पहला महीना तो मिल गया हमें अक्टूबर। एंड उसके बाद क्या पूछा है, एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ सिडनी इज हाईएस्ट, और सिडनी का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो हाईएस्ट हो। तो यहां पर कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, वो मैं क्लियर कर देता हूं। देखो कि सिडनी का मिनिमम टेम्परेचर क्या हो, हाईएस्ट हो, उसने पूछा है हाईएस्ट। तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होती है, ध्यान से देखो कि स्टूडेंट ये सोचता है कि अगर हमसे मिनिमम टेम्परेचर पूछा है तो मिनिमम टेम्परेचर हाईएस्ट, तो हमें बताना है कि सबसे कम टेम्परेचर कब हुआ, क्योंकि मिनिमम हाईएस्ट बताना है। तो भाई ये जो मिनिमम टेम्परेचर है इसमें सबसे ज़्यादा कम कब हुआ, वो जनवरी में हुआ। लेकिन एक बार मेरे को एक बात बताओ कि मिनिमम टेम्परेचर लोएस्ट कब था। लोएस्ट का क्या मतलब है, लोएस्ट का मतलब है कम से कम, नीचे से नीचे। तो मिनिमम टेम्परेचर कम से कम, तो भाई -13 डिग्री सेल्सियस जो है वो सबसे कम टेम्परेचर था, इससे कम टेम्परेचर रहा ही नहीं सिडनी में। तो ये जो -13 डिग्री सेल्सियस है ये क्या है, ये है मिनिमम टेम्परेचर, लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर है। ठीक है। एग्जामिनर ने क्या पूछा, एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई जो मिनिमम टेम्परेचर था सिडनी का वो हाईएस्ट कब रहा। तो जो सिडनी के मिनिमम टेम्परेचर का ये डेटा है, ये जो जानकारी है, इसके अंदर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कब रहा, इसके अंदर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर ये रहा 3 डिग्री सेल्सियस, बाकी सारे इससे छोटे हैं। तो ये रहा नवंबर में। तो नवंबर में क्या रहा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। नवंबर में जो मिनिमम टेम्परेचर है ना वो सबसे ज़्यादा, सबसे ऊंचा कौन से महीने में रहा, वो नवंबर में रहा। तो यहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक और चीज अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई बीजिंग के अंदर व्हेन वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर लोएस्ट, कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो कौन से महीने में लोएस्ट था, लोएस्ट कौन से महीने में था। तो आप क्या करोगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर बेशक से पूछा हो, ये तो नहीं बता दोगे ना कि मैक्सिमम ये ना, उसने मैक्सिमम टेम्परेचर हाईएस्ट नहीं पूछा है, मैक्सिमम टेम्परेचर लोएस्ट, तो यानी कि ये 2। समझ में आ गई। तो मैक्सिमम पूछा है तो ये नहीं कि बड़े वाला बताएंगे, नहीं, लोएस्ट पूछा है मैक्सिमम के अंदर। सिमिलरली सिडनी में मिनिमम के अंदर हाईएस्ट पूछा था, सबसे ऊंचा, तो वो 3 था। ठीक है। तो इसके अंदर अपना आंसर हो गया था अक्टूबर एंड नवंबर। देन
ये वाला ट्राई करो जरा एक बार। इन विच मंथ इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ भुज सेकंड हाईएस्ट। भुज के मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में जो अंतर है वो सेकंड हाईएस्ट हो। चलो भाई देखते हैं। तो भुज के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में यहाँ पर डिफरेंस है 10 का, यहाँ पर डिफरेंस है मेरे भाई 14 का, यहाँ पर डिफरेंस है 11 का, यहाँ पर डिफरेंस है 7 का, यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है वैसे 3 का। हमें सेकंड हाईएस्ट चाहिए ना, तो हाईएस्ट को हटाओ एक बार। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर, अक्टूबर में, ये 14। लेकिन हमें चाहिए सेकंड हाईएस्ट, हाईएस्ट नहीं। तो सेकंड हाईएस्ट जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो डिफरेंस है वो सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर नवंबर के अंदर है, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कभी भी जल्दबाजी में, यहाँ पर भी मैंने स्टूडेंट्स के पैटर्न को ऑब्जर्व किया क्लास में, ये सितंबर लगा देते हैं। क्वेश्चंस को शांति से करो, शांति से करना सीखो, वही चीज आपके एग्जाम को क्रैक करवाएगी, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। व्हाट इज द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बीजिंग ओवर ऑल द मंथ्स टुगेदर। तो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर बीजिंग का, तो बीजिंग का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो एवरेज। तो चलिए भाई देखते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं और डिवाइड कर देंगे, और क्या है। तो 12 और 9 21, 21 और 15 36, 36 और 2 38, 38 और 5 43, 43, 43 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं भाई महीने, 1 2 3 4 5, 5 महीनों की एवरेज निकालनी है। 5 8 40, 8 3/5 यानी कि 8.6। ये 3/5 को मैं 8.6 कैसे देख पाता हूँ जल्दी से, 3/5 को मैं देखता हूँ 3 दूनी 6, ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मनी मन में, अब तो आदत हो गई है ऊपर वाले को डबल करने की। तो 8 6/10 यानी कि 8.6। क्लियर है भाई। तो यहां पर आंसर हो गया ई। What is the respective ratio between the minimum temperature of Beijing in September? बीजिंग का मिनिमम टेम्परेचर सितंबर में कितना रहा है भाई, 9, ठीक है। 9 और एक और वैल्यू के बीच में रेशियो बताना है। एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ओंटारियो इन अक्टूबर। तो ओंटारियो का मैक्सिमम टेम्परेचर अक्टूबर के अंदर वो रहा है 15। तो 9 और 15 का रेशियो बताना है। 9 और 15 का रेशियो क्या है भाई, 3 3 9, 3 5 15, तो 3:5। बिल्कुल सिंपल, आंसर इज ऑप्शन बी। अब एक बार यहां पर फिर से डेटा पढ़ लो कि डेटा क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चार्ट शोइंग शेड्यूल ऑफ ट्रेन फ्रॉम दादर टू भुज। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ के फिर समझेंगे, बेसिकली मोटी मोटी समझ में आनी चाहिए कि क्या गिवन है, रटनी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा है रट लो कि वहां पर 3 मिनट ट्रेन रुकी, नहीं, समझ में आनी चाहिए, उसके बाद हम धड़ल्ले से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो भाई दादर से लेकर भुज तक ट्रेन गई है, उसके अंदर क्या बताया गया है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग फ्रॉम ईच स्टेशन। हर एक स्टेशन से कितने पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं वो दिखाया है। बाकी टेबल को हम अपने आप पढ़ लेते हैं। तो देखो दादर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, डिपार्चर टाइम वहां से ट्रेन निकली है, यहाँ पर अराइवल टाइम बताया है, डिपार्चर टाइम बताया है। यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ना कि स्टार्टिंग है ये है, नहीं, फिर से देखो कि हमें बताया गया है अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, कि कौन से स्टेशन पर ट्रेन कब आ रही है, वहां से कब निकल रही है। दादर से स्टार्ट किया है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो वहां पर आई नहीं है, वहीं से निकली है। डिपार्चर वहां से निकली है ये, ठीक है। वसाई रोड पर इतने बजे आ गई थी, यहां से इतने बजे निकल गई थी। तो हमें मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि ये इन चीजों का मतलब क्या है। डाटा में घुसने की इतनी जरूरत नहीं है, एक डाटा पढ़कर पता कर लोगे इजीली, ठीक है। कि ट्रेन किसी स्टेशन पर आई कब, उससे निकली कब, ये गिवन है। तो उसके बाद उसने क्या बताया, होल्ट, कि कितनी देर रुकी है मिनट्स के अंदर। तो मेरे भाई अगर वो होल्ट ना भी बताता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। किसी स्टेशन पर ट्रेन आई कब, गई कब, अगर ये पता है तो हम 12:56 में से 12:53 घटाकर होल्ट टाइम, रुकने का वक्त, वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देन उसने क्या बताया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ओरिजिन, कि ओरिजिन से मतलब जहां से ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया था, मान लो यहां दादर से स्टार्ट किया था, तो दादर से लेकर वसई रोड तक वो 42 किलोमीटर चल चुकी थी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस था ये 42 किलोमीटर था। और उसके बाद दादर से लेकर सूरत तक, अगर मान लो यहां पर सूरत है तो यहां से लेकर यहां तक पूरा डिस्टेंस 257 है। यहां से यहां तक का 257 नहीं है, वसई से सूरत तक का नहीं है, दादर से लेकर सूरत तक का है, ठीक है। तो ये चीजें बताने में टाइम ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन एक बार मोटी मोटी ये पढ़नी जरूरी है, दिमाग में कम टाइम लगता है। एक बार देखते हैं।
देन नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग द ट्रेन एट ईच स्टेशन, हर एक स्टेशन पर कितने पैसेंजर चढ़ रहे थे यहाँ पर उनका नंबर बताया है। चलिए अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फ्रॉम सूरत टू नडियाड जंक्शन। तो देखो भाई, सूरत से नडियाड जंक्शन तक, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ हमें कहाँ से हेल्प मिलेगी, इस कॉलम से हेल्प मिलेगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ओरिजिन, देखो ये ओरिजिन है, यहाँ से ट्रेन ने स्टार्ट किया और यहाँ से लेकर यहाँ, उसने कहाँ का पूछा है, सूरत से लेकर नडियाड तक का। तो सूरत तक जाने में ट्रेन ने 257 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, 257 यहाँ तक का। उसके बाद स्टार्टिंग से लेकर नडियाड जंक्शन तक जाने के लिए, नडियाड जंक्शन तक जाने के लिए ट्रेन ने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक 440 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था ओरिजिन पॉइंट से, फ्रॉम ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट से। तो हमें ओ से लेकर एन तक की दूरी पता है, ओ से लेकर एस तक की पता है, तो एस से लेकर एन तक की निकालनी है। तो एग्जाम में ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, इतना आपको वैसे ही क्लियर होना चाहिए। तो 440 में से 257 घटाएंगे, ठीक है, 440 में से 257, तो 10 में से 7 गए 3, 13 में से 5 गए 8, 3 में से 2 गए 1, 183 किलोमीटर। क्लियर है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम डज द ट्रेन टेक टू रीच अहमदाबाद आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम आनंद जंक्शन। तो भाई आनंद जंक्शन से निकलने के बाद अहमदाबाद पहुंचने तक ट्रेन कितना टाइम लेती है। तो यहां पर आप क्या देखोगे, अहमदाबाद से निकलने के बाद, ठीक है, आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम अहमदाबाद, आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम आनंद जंक्शन। तो आनंद जंक्शन से निकली कितने बजे, डिपार्चर टाइम है ये, और अहमदाबाद पहुंची कितने बजे, अहमदाबाद पहुंची 8 AM पर। तो उसको कितना टाइम लगा, देखो 6:45 से लेकर 7 बजे तक तो लगे होंगे 15 मिनट, 6:45 से 7 बजे तक, और 7 बजे से आगे उसको लगा 7 से 8 1 घंटा। तो टोटल 1 घंटा 15 मिनट उसको लगे हैं वहां पर पहुंचने में। यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वहां पर हम देखेंगे वहां से निकली कितने बजे, इस वाले टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे, वहां से निकली कितने बजे, चाहे वहां पर रुकी हो 2 घंटे, हमें फर्क नहीं पड़ता। What is the respective ratio between the number of passengers boarding from वसई रोड, वसई रोड से जितने पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं उसके, एंड फ्रॉम अहमदाबाद इन द ट्रेन, और अहमदाबाद से जितने पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं उनके बीच में रेशियो। तो भाई ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, जी हाँ, और दोनों 3 से भी डिवाइड होते हैं। तो मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 6 6 36, 6 3 18, 6 5 30, 6 कम 6, उसके बाद फिर से 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से 21 पर, 3 से 17 पर, तो 21:17। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है, सिंपल। इफ हाल्ट टाइम यानी कि स्टॉपिंग टाइम, रुकने का जो समय है, ऑफ द ट्रेन एट वडोदरा इज डिक्रीज्ड बाय 2 मिनट्स, कि वडोदरा पर वो जितनी देर रुकती है वहां पर वो 2 मिनट से घटा दिया गया, ठीक है, एंड इंक्रीज्ड बाय 23 मिनट्स एट अहमदाबाद, और अहमदाबाद पर उसको 23 मिनट इंक्रीज कर दिया गया। एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच भुज, तो भुज कितने बजे पहुंचेगी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ट्रेन एक जगह से चली, उसके बाद चली रुकी, चली रुकी, चली रुकी, चली रुकी, ऐसे चली रुकी, ऐसे चल रहा है ना, फिर फाइनली एक जगह पर पहुंच गई, ठीक है। तो एग्जामिनर ने हमें क्या बताया है, एग्जामिनर ने हमें बताया है कि बीच में एक जगह पर जो रुकने का टाइम है उसको 2 मिनट घटा दिया गया, उसको 2 मिनट घटा दिया गया। तो हमने पता है क्या देखना, हमें इंडिविजुअली नहीं देखना कि यहाँ पर 2 मिनट टाइम घटा दिया तो आगे वाले स्टेशन पर कितने बजे पहुंची, फिर कितने बजे पहुंची, हमने ये नहीं देखना। आप मुझे सिर्फ ओवरऑल जर्नी का हिसाब दो, ओवरऑल जर्नी का, कि अब जो ट्रेन है वो 5:40 पर पहुंच रही है, अब 5:40 पे पहुंच रही है। तो अब मैं सिर्फ देखूंगा कि ये जो भी चेंजेस किए हैं उनसे कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ है, कितना लेट या कितना जल्दी पहुंचेंगे। तो किसी जगह पर, चाहे वो वडोदरा पर किया हो या कहीं सूरत पर किया हो या वसई रोड पर किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी जगह पर जो रुकने का टाइम है वो 2 मिनट कम कर दिया, यानी कि ट्रेन को 2 मिनट कम लगेंगे। 2 मिनट कम रुक रही है ना वहां पर, तो ट्रेन को 2 मिनट कम लगेंगे जर्नी कवर करने में, 2 मिनट पहले पहुंच जाएगी। और उसके बाद अहमदाबाद पर किया हो या कहीं पर भी किया हो, या मिलाकर 2-3 जगह पर किया हो, वहां पर जो रुकने का टाइम है उसको 23 मिनट बढ़ा दिया गया। तो एक बार हमें क्या हुआ,
2 मिनट कम किया गया रुकने का टाइम, तो 2 मिनट का लॉस हुआ। एक जगह 23 मिनट बढ़ा दिया गया रुकने का टाइम, तो कुल मिलाकर हमें 21 मिनट का फायदा होगा, पॉजिटिव 21 आएगा। 21 मिनट का फायदा का क्या मतलब है कि 21 मिनट बढ़ जाएगा टाइम ओवरऑल ट्रेन के पहुंचने का। ट्रेन 21 मिनट लेट हो जाएगी, बीच में रुकने का टाइम ज़्यादा हो गया पहले से। तो पहले ट्रेन जितने भी बजे पहुंच रही थी ना, उसमें 21 मिनट और जोड़ दो, उसमें 21 मिनट और जोड़ दो। तो पहले ट्रेन 5:40 पर पहुंच रही थी, तो 5:40 के अंदर जब 20 मिनट जोड़ोगे तो बच जाएंगे 6, और 1 मिनट और बचेगा, यानी कि 6:01 पर ट्रेन पहुंचेगी भुज में। समझ में आ गई बात? तो कभी कभी ये बीच बीच की, अब मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता ना कि अगर ट्रेन वाले क्वेश्चन आए तो ये चीज़ रटो, ये कॉमन सेंस की बात है। कहीं पर हमें 2 मिनट का नुकसान हुआ, कहीं पर 23 मिनट का फायदा हुआ। हमें तो ओवरऑल जर्नी देखनी है भाई साहब, कि ओवरऑल जर्नी में 21 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। अब डिस्टेंस बिटवीन विच 2 स्टेशंस इज सेकंड लोएस्ट, कौन से 2 स्टेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेकंड लोएस्ट है। ठीक है, तो देखो दादर और वसई रोड के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें पता चलेगा। देखो दादर से ट्रेन चली है और वसई रोड तक पहुंचने में उसने टोटल 42 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, तो यहां पर 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और 42 किलोमीटर के बाद वो सूरत पहुंची। सूरत जब पहुंची तो ट्रेन के मीटर पर 257 किलोमीटर थे, तो 257 माइनस 42 करोगे। लेकिन मैं इस जगह पर इस कैलकुलेशन को बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला है कि सेकंड लोएस्ट डिस्टेंस बताना है। तो जहां पर भी मेरे को शक होगा कि डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, इस 42 को मैंने देखा कि ये तो यार 100 के पार पहुंच रहा है डिस्टेंस, तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। सेकंड लोएस्ट मैंने देखना है, ठीक है। तो मेरे को ये 257 में से 42 घटाएंगे तो ये 200 के पार है, ये 200 प्लस है, तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। आगे बढ़ रहा हूं, यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 100 प्लस है। 257 से 357 100 हो जाता है, 100 प्लस। तो आगे देखेंगे हम, ठीक है। देन ये भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। 386 से 422 ये कैलकुलेट कर लो। इसको मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ वो मैं बता देता हूँ माइंड ही माइंड में, कि 400 से 386 ये 14 कम है और 400 से 22 ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ कि 14 और 22 को मनी मन में, ठीक है। तो ये है जी 36। तो समझ रहे हो बड़े बड़े डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करें हम, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर 422 और 440 बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस है भाई। यहाँ पर है जी 18 किलोमीटर का। देन आगे 440 और 486 46 का, और इससे आगे बड़ा डिस्टेंस है, ये भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अब हमें बताना है सेकंड लोएस्ट। तो सबसे लोएस्ट कब है? सबसे लोएस्ट है 18, 422 से 440। लेकिन हमें सेकंड लोएस्ट बताना है, जो कि है यहाँ पर वडोदरा और आनंद जंक्शन के बीच, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार डेटा को पढ़ लो, मोटा मोटा पढ़ लो, बिल्कुल डेटा के अंदर डाइव करने की नहीं कह रहा मैं। एक और बात ध्यान रखना कि इसको भी हर एक डेटा के अंदर आपको समझ में आना चाहिए, मोटा मोटा पढ़ के कि गिवन क्या है वो क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन थाउजेंड्स पासिंग ओवर ए ब्रिज ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक। कि भाई कभी कभी हम इस ऊपर वाली चीज को पढ़ के हमें अंदाजा हो जाता है कि मोटा मोटा क्या गिवन है, ठीक है। और फिर डेटा को देखेंगे तो वहां से हम उसको पढ़ पाते हैं। मीडियम क्वालिटी क्रॉप 1 ये दोनों क्रॉप उगाते हैं। तो 6 7 8 2 6 7 13, तो 6 7, तो रीजन 6 और रीजन 7 ऐसे रीजन हैं जो मीडियम क्वालिटी क्रॉप 1 भी उगाते हैं और हाई क्वालिटी क्रॉप 3 भी उगाते हैं। लेकिन अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, लेकिन हमें ऐसे रीजन चाहिए। हाउ मेनी रीजन्स, कितने रीजन है जो ये तो उगाते हैं लेकिन लो क्वालिटी क्रॉप 2 नहीं उगाते हो। तो लो क्वालिटी क्रॉप 2 कितने रीजन उगा रहे हैं? ये एक रीजन 6। तो रीजन 6 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हमें वो वाले रीजन चाहिए जो लो क्वालिटी क्रॉप 2 नहीं उगा रहे। तो रीजन 7 यहाँ पर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिर्फ एक ऐसा रीजन है जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ गई बात? अब ये वाला ट्राई करो जरा। हाउ मेनी लो क्वालिटी क्रॉप 1 प्रोड्यूसिंग, और या फिर आप यहां पर रीजंस लगा सकते हो, रीजन लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते, दोनों ग्रामेटिकली दोनों ठीक रहेंगे क्योंकि बाद में उसने रीजंस का यूज किया है। तो फिर से ध्यान से सुनो। हाउ मेनी लो क्वालिटी क्रॉप 1 प्रोड्यूसिंग रीजन्स आर ईदर हाई क्वालिटी क्रॉप 4 प्रोड्यूसिंग रीजन और मीडियम क्वालिटी क्रॉप 3 प्रोड्यूसिंग रीजन। अब मैं इसको हिंदी में बताता हूं। देखो ऐसे
हिंदी में बता रहा हूं, लो क्वालिटी क्रॉप वन प्रोड्यूस करने वाले, लो क्वालिटी क्रॉप वन प्रोड्यूस करने वाले कितने रीजन हैं जो या तो हाई क्वालिटी क्रॉप फोर प्रोड्यूस कर रहे हो या मीडियम क्वालिटी क्रॉप थ्री, या तो हाई क्वालिटी क्रॉप फोर या मीडियम क्वालिटी क्रॉप थ्री प्रोड्यूस कर रहे हो। तो लो क्वालिटी क्रॉप वन वाले कितने रीजन हैं जो या तो ये या ये इन दोनों में से कोई भी एक क्रॉप उगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लो क्वालिटी क्रॉप वन वाले रीजन कौन से हैं। तो लो क्वालिटी क्रॉप वन वाले ये रीजन हैं। तो ये जो रीजन है लो क्वालिटी क्रॉप वन वाले, इनमें से कितने रीजन, ध्यान से सुनिएगा, कितने रीजन हाई क्वालिटी क्रॉप फोर या मीडियम क्वालिटी क्रॉप थ्री उगा रहे हैं। ये भी उगा रहे हो, ये भी उगा रहे हो, इनमें से कोई भी उगा रहे हो चलेगा। तो हाई क्वालिटी क्रॉप फोर कौन सी है भाई, हाई क्वालिटी क्रॉप फोर, हाई क्वालिटी क्रॉप फोर ये, या तो ये उगा रहे हो या मीडियम क्वालिटी क्रॉप थ्री, मीडियम क्वालिटी क्रॉप थ्री ये। तो 9, 10, 11 में से कितने रीजन है जो इनमें से कहीं भी एक जगह आ गए हो। तो देखो 9, 10, 11, तो 9, 11, 10, तो 9, 10, 11 तीनों आ गए। ये उगा रहे हो या ये उगा रहे हो, कहीं पर भी आ जाए, और लगाया है, कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दें तो वो मतलब कि कंडीशन के अंदर हो जाएगा। तो 9, 11, 10 तीनों रीजन आ गए। तो 3 रीजन ऐसे हैं, अब मैं आंसर की मदद से मैं आपको बता रहा हूं। देखो 3 रीजन ऐसे हैं जो लो क्वालिटी क्रॉप वन उगाते हैं, जो लो क्वालिटी क्रॉप वन उगाते हैं, और वो या तो वो मीडियम क्वालिटी, या तो मीडियम क्वालिटी क्रॉप थ्री या हाई क्वालिटी क्रॉप फोर, इनमें से आ रहे हैं, इन दोनों जगह में आ रहे हैं। ये या ये इन दोनों जगह में से कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो ये तीनों रीजन आ रहे हैं। अब यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं और इस और की जगह कर देता हूं, इधर को भी काट देते हैं क्योंकि इधर और कॉम्बिनेशन में आया ना। अब यहां पर मैंने एंड कर दिया, तो अब एक बार जवाब बताओ। देखो तो देखो अब क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ मेनी लो क्वालिटी क्रॉप वन प्रोड्यूसिंग रीजन्स, लो क्वालिटी क्रॉप वन प्रोड्यूस करने वाले ऐसे कितने रीजन हैं जो हाई क्वालिटी क्रॉप फोर प्रोड्यूसिंग रीजन है एंड मीडियम क्वालिटी क्रॉप थ्री प्रोड्यूसिंग रीजन है। इसका मतलब क्या है, देखो कि लो क्वालिटी क्रॉप वन प्रोड्यूस करने वाले कितने रीजन हैं जो हाई क्वालिटी क्रॉप फोर और मीडियम क्वालिटी क्रॉप थ्री ये दोनों उगा रहे हैं। ऐसे कितने रीजन है ये जो दोनों फसल उगा रहे हैं। तो लो क्वालिटी क्रॉप वन वाले 9, 10, 11 ये रीजन है। तो यहां पर कितने रीजन हैं जो मीडियम क्वालिटी क्रॉप थ्री भी उगा रहे हैं और हाई क्वालिटी क्रॉप फोर भी उगा रहे हैं। कितने रीजन है, तो देखो 9, 10, 11 जो ये दोनों फसल उगा रहे हैं। तो यहां पर मेरे को सिर्फ 11 नजर आ रहा है दोनों जगह पे, जो ये दोनों फसल उगा रहे हैं सिर्फ 11 नजर आ रहा है ना, देख लो। तो उस केस में आंसर 1 हो जाता अगर यहां पर एंड लग जाता तो। ठीक है भाई, अब एक बार ये और बता दो जरा इस सेट का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू है। चलो भाई करते हैं एक एक करके। ऑल मीडियम क्वालिटी क्रॉप ट्यूब प्रोड्यूसिंग रीजन्स, मीडियम क्वालिटी क्रॉप ट्यूब प्रोड्यूसिंग रीजन आर ऑल्सो हाई क्वालिटी क्रॉप थ्री प्रोड्यूसिंग रीजन। तो मीडियम क्वालिटी क्रॉप ट्यूब प्रोड्यूसिंग रीजन आर ऑल्सो हाई क्वालिटी क्रॉप थ्री प्रोड्यूसिंग रीजन्स। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 9, 13, यहाँ पर 9 नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा कि स्टडी द टेबल गिवन बिलो केयरफुली। तो देखो फिर से एक बार इस डेटा को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो डेटा क्या गिवन है एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन है टाइप्स ऑफ क्रॉप की, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हैं। ठीक है भाई, उसके बाद गिवन है क्वालिटी, हाई मीडियम लो, ये 3 क्वालिटीज गिवन है। और उसके बाद गिवन है रीजन, रीजन यानी कि एरिया, इलाका, क्षेत्र, कि कौन से इलाके के अंदर कौन सी फसल, कौन सी क्वालिटी की कौन सी फसल उगाई जाती है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि लो क्वालिटी की क्रॉप वन जो पहली फसल है, जो लो क्वालिटी की क्रॉप वन 9वें, 10वें और 11वें इन इलाकों के अंदर उगाई जाती है, तो कौन से इलाके में कौन सी क्वालिटी की कौन सी फसल उगाई जाती है, ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। क्लियर है, तो चलिए हमें पता है कि क्या गिवन है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और इसको सॉल्यूशन इसका बताने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि ये जो DI का सेट है अभी जो आप देख रहे हो, इसके अंदर 1% भी कैलकुलेशन हमने नहीं करनी।
ठीक है, थोड़ी सी भी कैलकुलेशन नहीं करनी, फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो करने में सफल नहीं होंगे या अनकंफर्टेबल होंगे। ठीक है, तो हमेशा डीआई को हमने ऐसे नहीं आंकना है कि भाई अगर डीआई के अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है तो ही डीआई टफ हो सकती है या तो ही डीआई टाइम टेकिंग हो सकती है। मेनली हमें टफ से कोई लेना देना नहीं होता। देखो, मान लो कोई क्वेश्चन टफ है और आप उसको 10 सेकंड में निकाल दो, भाई टफ कंसेप्ट से आया है लेकिन आपको वो कंसेप्ट पता है तो आपने 10 सेकंड में निकाल दिया, तो आपको उस क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मजे हैं हमारे तो 10 सेकंड में निकल गया। हमें प्रॉब्लम होती है मेनली, तो टफ और इजी मत करो, टाइम टेकिंग एंड नॉट टाइम टेकिंग क्वेश्चन करो। जो क्वेश्चन हमारा टाइम ले लेता है एग्जाम के अंदर, हमें तो उससे प्रॉब्लम होती है, हमें टफ और इजी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमारा तो टाइम बचना चाहिए। तो कभी कभी डीआई के ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर सिर्फ डेटा पिक करना होता है वो भी टाइम टेकिंग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ डेटा पिक करना है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बार बेसिक सी मैं आपको बात बताना चाहूँगा, कुछ वर्ड्स हैं जिनका मतलब बताना चाहूँगा, जैसे कि जो यहाँ पर यूज हुए हैं और एंड और। देखो अब ध्यान से मेरी बात को, अगर मैं आपसे ये पूछूं यहाँ पर कि इन विच रीजन्स, कौन कौन से रीजन हैं जिनके अंदर लो क्वालिटी क्रॉप वन, इन विच रीजन्स प्रोड्यूस लो क्वालिटी क्रॉप वन और मीडियम क्वालिटी क्रॉप थ्री। हिंदी में अगर मैं बोलूं आपको कि कौन कौन से इलाकों में, कौन कौन से रीजन के अंदर लो क्वालिटी क्रॉप वन या मीडियम क्वालिटी क्रॉप तीन उगाई जाती है, तो ऐसा इलाका चाहिए जिसके अंदर ये उगाई जाए, या तो ये उगाई जाए या ये उगाई जाए, इनमें से कोई भी उगाई जाए। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा और अच्छे से बताने के लिए आपको एक और चीज बताता हूं। देखो, एक बार इस क्वेश्चन को भी होल्ड पर रखते हैं। मान लो आपके स्कूल के अंदर मोबाइल और लैपटॉप लाना अलाउड नहीं है। ठीक है, मोबाइल और लैपटॉप लाना अलाउड नहीं है, तो कुछ बच्चे तो शरीफ हैं बेचारे, ना मोबाइल ले गए होंगे, कुछ ना लैपटॉप ले गए होंगे, हैं, मानते हैं स्कूल की बातें, मेरे तरह से शरीफ हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाई सिर्फ मोबाइल ले गए होंगे, कुछ बच्चे सिर्फ लैपटॉप ले गए होंगे, और कुछ अमीरजादे दोनों लेकर गए होंगे, मोबाइल और लैपटॉप। तो आपकी जो क्लासरूम है या वो किन चार हिस्सों में बढ़ जाएगी? ऐसे बच्चे जो मोबाइल लेकर गए, लैपटॉप भी लेकर गए, जो दोनों लेकर गए, ऐसे बच्चे जो सिर्फ मोबाइल लेकर गए, ऐसे बच्चे जो सिर्फ लैपटॉप लेकर गए, और ऐसे बच्चे जो इनमें से कुछ नहीं लेकर गए। तो आपके टीचर आए चेकिंग के लिए, तो आपके टीचर ने क्या बोला, भाई कोई भी बच्चा जो मोबाइल या लैपटॉप लेकर आया है, या का उसने यूज किया है, कोई भी बच्चा जो मोबाइल या लैपटॉप लेकर आया है खड़ा हो जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो भी खड़ा हो जाए, ये कंडीशन कर रहा है तो भी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है तो खड़ा हो जाए। मोबाइल या लैपटॉप इनमें से कोई एक भी लाया है तो खड़ा हो जाए। तो यानी कि मोबाइल और लैपटॉप जो लोग दोनों लाए हैं वो भी खड़े होंगे, वो ये नहीं बोलेंगे सर हम तो दोनों लाए हैं। या का मतलब ये नहीं होता कि इनमें से एक कंडीशन वाला ही खड़ा होगा ना, उसका मतलब, फिर से बोल रहा हूं, या का मतलब ये नहीं होता कि इनमें से एक कंडीशन वाला ही खड़ा होगा। या का मतलब है कि इन दो में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई की है तो भी खड़ा हो जाए, अगर किसी ने दोनों की है वो भी होगा। ये नहीं है कि दोनों वाला नहीं होगा कि सर मैं तो मोबाइल और लैपटॉप दोनों लाया हूं, नहीं, मोबाइल या लैपटॉप का मतलब है सिर्फ मोबाइल या सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल और लैपटॉप दोनों, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी खड़े हो जाओ, तो ये तीनों गैंग पकड़ी जाएंगी। और अगर यहीं पर कोई टीचर ऐसे बोलता कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जो मोबाइल और लैपटॉप लेकर आया है, इसका मतलब क्या है, मोबाइल और लैपटॉप दोनों कंडीशन, मोबाइल एंड लैपटॉप, तो सिर्फ ये वाली गैंग को वो रेफरेंस दे रहा है इस वक्त। समझ में आ गई बात, और एंड के बीच में फर्क। तो यहां पर देखो, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो लो क्वालिटी क्रॉप वन और या मीडियम क्वालिटी क्रॉप थ्री ये उगाते हैं, तो हम क्या देखेंगे, देखो लो क्वालिटी क्रॉप वन ये वाले रीजन, लो क्वालिटी क्रॉप वन, और मीडियम क्वालिटी क्रॉप थ्री यानी कि ये वाले इलाके। तो कौन कौन से इलाके हैं जो ये वाली या ये वाली क्रॉप उगाते हैं? तो देखो 9, 10, 11, 3, 9, 11, तो कौन कौन से हो गए, 9, 10, 11, 9 और 11 यहां पर भी आ गए तो बार बार लिखूंगा नहीं, 3। तो ये सारे इलाके हैं जो ये वाली या ये वाली क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो मैंने काउंट कर लिया।
समझ में आ गई? या का मतलब कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है उसको अपने ले लो अपने आंसर के अंदर। और अगर यहीं पर होता एंड का क्या मतलब है कि ऐसे कौन से इलाके हैं जिनके अंदर लो क्वालिटी क्रॉप 1 भी उगाई जाती है और मीडियम क्वालिटी क्रॉप 3 भी उगाई जाती है, ये दोनों उगाई जाएं, ये और ये, ऐसा इलाका ढूंढ के लाओ जिसके अंदर ये दोनों उगाई जाएं। तो देखो अब इनको ध्यान से देखो, तो भाई 9 10 11 3 9 11, तो सिर्फ 2 इलाके ऐसे हैं, सिर्फ 2 इलाके ऐसे हैं, 9 और 11, 9 और 11, 9 और 11 ऐसे इलाके हैं जिनके अंदर ये दोनों तरह की क्रॉप उगाई जाती हैं जो एग्जामिनर ने पूछी हैं। समझ में आ गया एंड और के बीच में डिफरेंस? अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, हाउ मेनी रीजन्स प्रोड्यूस मीडियम क्वालिटी ऑफ क्रॉप 1 और क्रॉप 2, मतलब मीडियम क्वालिटी ऑफ क्रॉप 1 और मीडियम क्वालिटी ऑफ क्रॉप 2, कौन से ऐसे रीजन है वो ये या ये प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी एक प्रोड्यूस करते हैं हम ले लेंगे, ये या ये प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन कौन से रीजन हो गए? 6 7 8 9 13। और उसके बाद उसने लगा दिया एंड, यानी कि ये वाले रीजन तो हमने छांट लिए, क्रॉप 1 और क्रॉप 2 के कारण ये वाले रीजन तो छांट लिए। उसके बाद एक और कंडीशन है, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस लो क्वालिटी ऑफ क्रॉप 3, लो क्वालिटी ऑफ क्रॉप 3, और यहां पर है और क्रॉप 4, और ये लो क्वालिटी की बात कर रहा है, लो क्वालिटी ऑफ क्रॉप 3 और क्रॉप 4, ये यानी कि 1 4 5 9। इसका मतलब क्या है? 1 4 5 9, इनमें से कोई भी एक उगाता हो तो वो सारे, अगर कुछ कॉमन भी होता उसको भी एक बार लिख लेते। अगर यहां पर R5 भी होता तो 1 4 5 9 ही लिखते। ठीक है भाई, देखो तो ऐसे कौन से रीजन हैं जो ये एंड ये उगा रहे हो? तो एंड है, तो अब की बार जो अपना आंसर होगा वो इन दोनों के बीच में जो कॉमन है, जो एंड का मतलब यहां पर भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाली फसल भी उगा रहे हैं, ये वाली और ये वाली फसल भी उगा रहे हैं। समझ रहे हो? तो देखो 6 7 8 9 13, 1 4 5 9, तो ऐसा कौन से रीजन है भाई? कितने रीजन है? उसने एग्जैक्टली कौन से नहीं पूछा, हाउ मैनी, कितने। तो यहां पर सिर्फ एक रीजन दिख रहा है हमें, सिर्फ 9। तो 9 जो है वो ऐसा रीजन है जो मीडियम क्वालिटी क्रॉप 1 और क्रॉप 2 इन दोनों में से। अब मैं फिर से आपको समझा रहा हूं आंसर की हेल्प से। देखो रीजन 9 ऐसा रीजन है जो मीडियम क्वालिटी ऑफ क्रॉप 1 और क्रॉप 2 इन दोनों में से कोई एक क्रॉप ये पक्का उगाता था, और तो देखो मीडियम क्वालिटी क्रॉप 2 उगा रहा है, एंड और साथ में लो क्वालिटी ऑफ क्रॉप 3 और क्रॉप 4, लो क्वालिटी ऑफ क्रॉप 3 और लो क्वालिटी क्रॉप 4 में से कोई एक क्रॉप ये पक्का उगाता था। रीजन 9 इन दोनों में से कोई एक उगाता था और इन दोनों में से एक, मतलब इस कंडीशन और इस कंडीशन दोनों में से एक जगह रीजन 9 जरूर आया है। तो ऐसा एक रीजन है, तो यहां पर आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो और है, और एंड का खेल आपको समझ में आना चाहिए। इसकी लैंग्वेज से भी टाइम टेकिंग बनाया जा सकता है क्वेश्चन को, सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा ये टाइम टेकिंग है, और भी टाइम टेकिंग बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो भाई ये वाला करो अब क्वेश्चन, हाउ मेनी रीजन्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ क्रॉप 3 एंड हाई क्वालिटी ऑफ क्रॉप 3, कितने हो गए भाई? हाई क्वालिटी ऑफ क्रॉप 3 ये, एंड मीडियम क्वालिटी ऑफ क्रॉप 1 जो हाई क्वालिटी ऑफ क्रॉप 3 प्रोड्यूस करते हैं, एंड और मीडियम क्वालिटी ऑफ क्रॉप 1 प्रोड्यूस करते हैं, मीडियम क्वालिटी ऑफ क्रॉप 1 एंड मतलब जो ये दोनों काम करते हैं, बट नॉट लो क्वालिटी ऑफ क्रॉप 2, बट लो क्वालिटी ऑफ क्रॉप 2 उगाते नहीं हैं ये वाले। यहां पर वो रीजन नहीं होना चाहिए कि जो, फिर से बता रहा हूं कि यहां पर भी जो रीजन है, यहां पर भी जो रीजन है, जो दोनों जगह है, यहां पर लगा है एंड, लेकिन वो रीजन यहां पर नहीं होना चाहिए। मीडियम लो क्वालिटी क्रॉप 2, अच्छा ये मैंने मीडियम के सामने लगा दिया, ये लो के सामने है, लो क्वालिटी क्रॉप 2 वो नहीं उगाता होगा। तो करें अब स्टेप बाय स्टेप। तो एक बार बट नोट इसको काट दो एक बार। तो हाउ मेनी रीजन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ क्रॉप 3 एंड मीडियम क्वालिटी ऑफ क्रॉप 1, ये देख लेते हैं। तो कितने रीजन है भाई जो हाई क्वालिटी क्रॉप 3 और मीडियम क्वालिटी क्रॉप 1 ये दोनों क्रॉप उगाते हैं? तो 6 7 8, 2 6 7 13, तो 6 7, तो रीजन 6 और रीजन 7 ऐसे रीजन हैं जो मीडियम क्वालिटी क्रॉप 1 भी उगाते हैं और हाई क्वालिटी क्रॉप 3 भी उगाते हैं। लेकिन
अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, लेकिन हमें ऐसे रीजन चाहिए, हाउ मेनी रीजन्स, कितने रीजन है जो ये तो उगाते हैं लेकिन लो क्वालिटी क्रॉप 2 नहीं उगाते हो। तो लो क्वालिटी क्रॉप 2 कितने रीजन उगा रहे हैं, ये एक रीजन, रीजन 6। तो रीजन 6 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हमें वो वाले रीजन चाहिए जो लो क्वालिटी क्रॉप 2 नहीं उगा रहे। तो रीजन 7 यहां पर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिर्फ एक ऐसा रीजन है जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ गई बात। अब ये वाला ट्राई करो जरा, हाउ मेनी लो क्वालिटी क्रॉप 1 प्रोड्यूसिंग, और या फिर आप यहां पर रीजंस लगा सकते हो, रीजन लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते, दोनों ग्रामेटिकली दोनों ठीक रहेंगे क्योंकि बाद में उसने रीजंस का यूज किया है। तो फिर से ध्यान से सुनो, हाउ मेनी लो क्वालिटी क्रॉप 1 प्रोड्यूसिंग रीजन्स आर ईदर हाई क्वालिटी क्रॉप 4 प्रोड्यूसिंग रीजन और मीडियम क्वालिटी क्रॉप 3 प्रोड्यूसिंग रीजन। अब मैं इसको हिंदी में बताता हूं, देखो ऐसे हिंदी में बता रहा हूं, लो क्वालिटी क्रॉप 1 प्रोड्यूस करने वाले, लो क्वालिटी क्रॉप 1 प्रोड्यूस करने वाले कितने रीजन हैं जो या तो हाई क्वालिटी क्रॉप 4 प्रोड्यूस कर रहे हो या मीडियम क्वालिटी क्रॉप 3, या तो हाई क्वालिटी क्रॉप 4 या मीडियम क्वालिटी क्रॉप 3 प्रोड्यूस कर रहे हो। तो लो क्वालिटी क्रॉप 1 वाले कितने रीजन हैं जो या तो ये या ये इन दोनों में से कोई भी एक क्रॉप उगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लो क्वालिटी क्रॉप 1 वाले रीजन कौन से हैं। तो लो क्वालिटी क्रॉप 1 वाले ये रीजन हैं। तो ये जो रीजन है लो क्वालिटी क्रॉप 1 वाले, इनमें से कितने रीजन, ध्यान से सुनिएगा, कितने रीजन हाई क्वालिटी क्रॉप 4 या मीडियम क्वालिटी क्रॉप 3 उगा रहे हैं। ये भी उगा रहे हो, ये भी उगा रहे हो, इनमें से कोई भी उगा रहे हो चलेगा। तो हाई क्वालिटी क्रॉप 4 कौन सी है भाई, हाई क्वालिटी क्रॉप 4, हाई क्वालिटी क्रॉप 4 ये, या तो ये उगा रहे हो या मीडियम क्वालिटी क्रॉप 3, मीडियम क्वालिटी क्रॉप 3 ये। तो 9 10 11 में से कितने रीजन है जो इनमें से कहीं भी एक जगह आ गए हो। तो देखो 9 10 11, तो 9 11 10, तो 9 10 11 तीनों आ गए। ये उगा रहे हो या ये उगा रहे हो, कहीं पर भी आ जाएं, और लगाया है, कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दें तो वो मतलब कि कंडीशन के अंदर हो जाएगा। तो 9 11 10 तीनों रीजन आ गए। तो 3 रीजन ऐसे हैं, अब मैं आंसर की मदद से मैं आपको बता रहा हूं, देखो 3 रीजन ऐसे हैं जो लो क्वालिटी क्रॉप 1 उगाते हैं, जो लो क्वालिटी क्रॉप 1 उगाते हैं, और वो या तो वो मीडियम क्वालिटी, या तो मीडियम क्वालिटी क्रॉप 3 या हाई क्वालिटी क्रॉप 4, इनमें से आ रहे हैं, इन दोनों जगह में आ रहे हैं, ये या ये इन दोनों जगह में से कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो ये तीनों रीजन आ रहे हैं। अब यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं और इस और की जगह कर देता हूं, इधर को भी काट देते हैं क्योंकि इधर और कॉम्बिनेशन में आया ना। अब यहां पर मैंने एंड कर दिया, तो अब एक बार जवाब बताओ। देखो तो देखो अब क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ मेनी लो क्वालिटी क्रॉप 1 प्रोड्यूसिंग रीजन्स, लो क्वालिटी क्रॉप 1 प्रोड्यूस करने वाले ऐसे कितने रीजन हैं जो हाई क्वालिटी क्रॉप 4 प्रोड्यूसिंग रीजन है एंड मीडियम क्वालिटी क्रॉप 3 प्रोड्यूसिंग रीजन है। इसका मतलब क्या है, देखो कि लो क्वालिटी क्रॉप 1 प्रोड्यूस करने वाले कितने रीजन हैं जो हाई क्वालिटी क्रॉप 4 और मीडियम क्वालिटी क्रॉप 3 ये दोनों उगा रहे हैं। ऐसे कितने रीजन है ये जो दोनों फसल उगा रहे हैं। तो लो क्वालिटी क्रॉप 1 वाले 9 10 11 ये रीजन है। तो यहां पर कितने रीजन हैं जो मीडियम क्वालिटी क्रॉप 3 भी उगा रहे हैं और हाई क्वालिटी क्रॉप 4 भी उगा रहे हैं, कितने रीजन है। तो देखो 9 10 11 जो ये दोनों फसल उगा रहे हैं। तो यहां पर मेरे को सिर्फ 11 नजर आ रहा है दोनों जगह पे, जो ये दोनों फसल उगा रहे हैं सिर्फ 11 नजर आ रहा है ना, देख लो। तो उस केस में आंसर 1 हो जाता अगर यहां पर एंड लग जाता तो। ठीक है भाई, अब एक बार ये और बता दो जरा इस सेट का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू है। चलो भाई करते हैं एक एक करके। ऑल मीडियम क्वालिटी क्रॉप 2 प्रोड्यूसिंग रीजन्स, मीडियम क्वालिटी क्रॉप 2 प्रोड्यूसिंग रीजन आर ऑल्सो हाई क्वालिटी क्रॉप 3 प्रोड्यूसिंग रीजन। तो मीडियम क्वालिटी क्रॉप 2 प्रोड्यूसिंग रीजन आर ऑल्सो हाई क्वालिटी क्रॉप 3 प्रोड्यूसिंग रीजन्स। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 9 13, यहाँ पर 9 नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा कि मैं कितने जल्दी क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इतने ओवर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ वो बहुत जल्दी किए जा सकते हैं जब कोई भी इंसान खुद करेगा तो। ठीक है, लेकिन आपको सिखाना जरूरी है यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें।
ठीक है, ताकि उसके बाद आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो तो आप बढ़िया बढ़िया मार्क्स लेकर आ सको। तो देखो अब जरूरी यहाँ पर एक बात बतानी जरूरी है क्या, अगर मान लो यहाँ पर 7 की जगह पर 9 होता, तो एक बार तो पहले मुझे ये बताओ फिर ये वाली स्टेटमेंट ठीक होती कि गलत। ये 9 और 13 है, ये 9 और 13 है, तो ये स्टेटमेंट एक बार पढ़ो और मन ही मन में बोलो ठीक है कि गलत, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखो एक बार अगर, तो भाई अगर यहाँ पर 9 होता तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक हो जाती। अब क्यों होती, अब देखो जरा यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। उसने ये बताया है ऑल मीडियम क्वालिटी क्रॉप टू प्रोड्यूसिंग रीजन, मीडियम क्वालिटी क्रॉप टू प्रोड्यूस करने वाले जितने भी रीजन हैं, ऑल सारे मीडियम क्वालिटी क्रॉप टू उत्पादन के क्षेत्र जितने भी हैं, ये आर ऑल्सो हाई क्वालिटी क्रॉप थ्रू प्रोड्यूसिंग रीजन, ये जितने भी यहाँ पर मीडियम क्वालिटी क्रॉप टू वाले रीजन हैं ये सारे हाई क्वालिटी क्रॉप थ्री प्रोड्यूसिंग रीजन भी हैं, मतलब कि ये हाई क्वालिटी क्रॉप थ्री भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर यहाँ पर 9 हो जाता तो मीडियम क्वालिटी क्रॉप टू प्रोड्यूस करने वाले जो रीजन है 9 और 13, वो हाई क्वालिटी क्रॉप थ्री भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, 9 और 13 हाई क्वालिटी क्रॉप थ्री भी। तो यहाँ पर ये चारों होने जरूरी नहीं है कि भाई ऊपर भी रीजन 2 और 6 होंगे, नहीं, उसने ये बोला है कि मीडियम क्वालिटी क्रॉप टू प्रोड्यूस करने वाले जितने भी रीजन है वो सारे क्रॉप थ्री हाई क्वालिटी की क्रॉप थ्री भी उगा रहे हैं। अगर यहाँ पर 9 होता तो हाँ वो उगा रहे हैं, मीडियम क्वालिटी क्रॉप टू वाले सारी उगा रहे हैं, तो उस केस में ट्रू हो जाती। लेकिन यहाँ पर 7 है तो इसलिए फॉल्स है। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल हाई क्वालिटी क्रॉप वन प्रोड्यूसिंग रीजन, सारे हाई क्वालिटी क्रॉप वन प्रोड्यूसिंग रीजन, तो हाई क्वालिटी क्रॉप वन प्रोड्यूसिंग रीजन ये जो हैं आर ऑल्सो मीडियम एंड लो क्रॉप फोर प्रोड्यूसिंग रीजन, मीडियम एंड लो क्वालिटी क्रॉप फोर प्रोड्यूसिंग रीजन। तो ये जो क्रॉप वन हाई क्वालिटी क्रॉप वन वाले रीजन हैं 1 2 3 4 5, ये सारे रीजन मीडियम क्वालिटी की क्रॉप फोर भी उगाते हैं और लो क्वालिटी की क्रॉप फोर भी उगाते हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है ये सारे रीजन मीडियम एंड है ना, यहाँ पर एंड है, तो ये सारे रीजन मीडियम क्वालिटी की क्रॉप फोर नहीं उगा रहे ना ये सारे रीजन, और ना ही लो क्वालिटी क्रॉप फोर उगा रहे, तो ये भी गलत हो गई। उसके बाद क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 5 क्रॉप थ्री प्रोड्यूसिंग रीजन। अब ये क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली 5 क्रॉप 3 प्रोड्यूसिंग रीजन है, ठीक है, विच ऑल्सो प्रोड्यूस क्रॉप 4 बट नॉट क्रॉप 2। तो ये बोल रहा है कि क्रॉप एग्जैक्टली 5 ऐसे क्रॉप 3 प्रोड्यूस करने वाले जो रीजन है ना, क्रॉप 3, अब की बार उसने क्वालिटी नहीं बताई तो ये सारे वाले कंसिडर करने पड़ेंगे। तो क्रॉप 3 प्रोड्यूस करने वाले जो रीजन है, ऐसे एग्जैक्टली 5 रीजन हैं जो क्रॉप 4 प्रोड्यूस भी करते हैं। क्रॉप 3 तो वो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, विच ऑल्सो प्रोड्यूस क्रॉप 4 बट नॉट क्रॉप 2। तो ऐसे 5 रीजन चाहिए क्रॉप 3 वाले जो क्रॉप 4 भी प्रोड्यूस कर रहे हो पर क्रॉप 2 प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। तो हमें क्रॉप ऐसे रीजन नहीं चाहिए जो क्रॉप 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। हमें करना क्या है कि क्रॉप 2 वाले नहीं चाहिए, क्रॉप 4 और क्रॉप 3 प्रोड्यूस कर रहे हो, तो किसी भी सीक्वेंस में आप ये तीनों काम कर दो। तो मैंने क्रॉप 3 वाले पकड़ लिए, क्रॉप ऐसे 5 रीजन चाहिए जो क्रॉप 3 प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉप 3 प्रोड्यूस करने वाले ऐसे 5 रीजन चाहिए जो क्रॉप 4 तो प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन क्रॉप 2 प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो पहले क्रॉप 2 वालों को निकाल दो या क्रॉप 4 वालों को इंक्लूड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ऐसे रीजन्स को निकाल दे रहा हूं जो क्रॉप 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि 9 13 ये वाले ये सारे 5 8 12 9 13 6 ये रीजन मेरे को जहां पर भी मिलेंगे मैं उनको काट दूंगा। ये क्रॉप प्रोड्यूस करने वाले रीजन नहीं चाहिए, तो भाई देखो 6 काट दिया मैंने, 5 8 12 9 13 6, 5 8 12 9 13 9, अब ये सारे मैंने काट दिए, ठीक है, 5 8 12 यहाँ पर है नहीं, क्लियर है। और ऐसे चाहिए जो क्रॉप 4 प्रोड्यूस करते हो, क्रॉप 2 प्रोड्यूस ना करते हो, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से रीजन है जो क्रॉप 4 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्रॉप 4 वाले नीचे है ना, देख लेते हैं। R2 नीचे है क्या, R2 है, ये करता है क्रॉप 4 और क्रॉप 2 नहीं कर रहा, ये वाली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवा ली। R7 है क्या नीचे, नहीं है भाई। R3 है, R3 है, ये मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो भी मैं हरे हरे मार्क कर रहा हूँ इनको ग्रीन लाइट दे रहा हूँ मैं। R11 है, हाँ जी है, R11 भी है, R3 भी था, R1 भी है और R4 भी है। तो 1 2 3 4 5 मतलब कि हमें 5 ऐसे रीजन मिल गए क्रॉप 3 प्रोड्यूस करने वाले जो क्रॉप 4 प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनमें से कोई भी क्रॉप 2 प्रोड्यूस नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक, ये वाली कंडीशन ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन
सी।